हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब से केयर में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं शिक्षा में आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद में कौन कौन से मुख्य अंतर हैं, उस टॉपिक को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले जितने भी वीडियो अपलोड है तो उसको आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब आदर्शवाद से रिलेटेड सारे वीडियो, प्रकृतिवाद से रिलेटेड सारे वीडियो अगर देख लेंगे तो ये डिफरेंसेस दोस्तों आप खुद ही लिख लेंगे। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में क्या डिफरेंस है आप खुद कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि अगर पीछे का वीडियो नहीं भी देखे होंगे दोस्तों, तो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का एक मोटा मोटी क्या दोनों में डिफरेंस है और आदर्शवाद प्रकृतिवाद क्या है ये आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे हम चलेंगे, इसके रेफरेंसेस को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों ने दर्शन तथा शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित किया। मीन्स अगर देखा जाए तो दोनों का कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, दर्शन पे प्रभाव पड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दोनों में अंतर है। बहुत मतलब दोनों एक दूसरे का मैक्सिमम चीज़ों में देखा जाए तो अपोजिट है। बहुत कम ही ऐसे मतलब आपको पॉइंट मिलेगा जहाँ पर दोनों के विचार सेम थे। तो चलिए एक एक करके सारे विचारों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आदर्शवाद विचारों को महत्व देते हैं। यानी जो आदर्शवादी है वो थॉट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, विचार को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन प्रकृतिवाद जो है ना, ये पदार्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बोलते हैं कि ये जो संसार है इसका मेन आधार पदार्थ है, लेकिन आदर्शवाद बोलते हैं कि संसार का मेन आधार क्या है, विचार, विचारों से ये संसार बना है। लेकिन प्रकृतिवाद बोलते हैं नहीं, पदार्थों से संसार बना है। यानी दोनों लोग का बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट मत है। सेकंड पॉइंट, अगर दोनों में डिफरेंसेस देखें तो आदर्शवाद के अनुसार विचार ही जगत के निर्माण के कारण है, संसार विचारों को प्रतिछाया मात्र है। हम बताए ना दोस्तों कि आदर्शवाद बोलते हैं कि ये संसार जो है ना, जगत के निर्माण का वो आधार है विचार। लेकिन प्रकृतिवाद जो है उनके अनुसार संसार का जो मतलब आधार है वो है भौतिक पदार्थ। चलिए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। आदर्शवाद संसार के प्रत्येक कार्य में एक उद्देश्य देखता है। यानी आदर्शवाद ना, कोई भी संसार का कोई भी कार्य हो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है, उसकी वो बात करते हैं। प्रत्येक वस्तु में पूर्व स्थापित समर्था है, ये बोलते हैं। लेकिन प्रकृतिवाद संसार को एक मशीन की तरह वो समझते हैं, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। वो बोलते हैं संसार का कोई उद्देश्य नहीं है, ये मशीन की तरह है, जैसे मशीन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उस प्रकार से। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, आदर्शवाद बोलते हैं कि व्यक्ति को जगत की सर्वोच्च रचना कृति मानता है। आदर्शवाद मनुष्य को क्या मानता है कि इस जगत में जितनी सारी रचनाएं की गई है उनमें अगर सर्वोच्च रचना देखा जाए तो वो है मनुष्य। मतलब सबसे इसको सर्वोच्च रचना और कृति मानता है इस जगत का, व्यक्ति को यानी मनुष्य को, जिसमें आध्यात्मिकता है। आदर्शवादी ये समझता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, किसी में आध्यात्मिकता नहीं है अब मनुष्य को छोड़ करके। तो मनुष्य में आध्यात्मिकता है, इसलिए सर्वोच्च कृति और सर्वोच्च रचना आदर्शवाद मनुष्य को मानता है। लेकिन प्रकृतिवाद की दृष्टि से व्यक्ति केवल क्या है, पशु की तरह। ये व्यक्ति को पशु मानता है और बोलता है कि उसका जैविक विकास होता है, मतलब उसका बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है। मनुष्य में केवल पाशविकता होती है, यानी पशु की प्रवृत्ति होती है, ये प्रकृतिवाद बोलता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का थॉट बिल्कुल अपोजिट है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो आदर्शवाद परमात्मा को मानता है। यानी आदर्शवादी जो होते हैं ना, वो ईश्वर में बिलीव ज्यादा रखते हैं, वो सत्य शिवम सुंदरम को पूर्ण मानते हैं। यानी कि वो बोलते हैं कि मनुष्य को पूर्णता अगर प्राप्त करना है तो सत्यम शिवम सुंदरम को समझना होगा, अनुभूति उसका करना होगा। लेकिन प्रकृतिवाद बोलते हैं कि प्रकृतिवाद परम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। वो बोलते हैं आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जो कुछ है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अनुभव के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आत्मा कुछ भी नहीं है, प्रकृतिवाद का मानना है। दोस्तों दोनों में डिफरेंसेस आप समझते चलिएगा। नेक्स्ट आगे पॉइंट अगर देखिए तो आदर्शवाद बोलते हैं शाश्वत सत्य मूल्य और आदर्श को मानता है। वो शाश्वत सत्य मूल्य और आदर्श को मानते हैं। लेकिन प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है, सत्य मूल आदर्श
कुछ भी नहीं है, यानी प्रकृति ही सब कुछ है। नेचर को ये मानते हैं, ये थॉट को मानते हैं, ये भौतिक संसार को मानते हैं, ये दोस्तों आध्यात्मिक संसार को मानते हैं। यानी दोनों बिल्कुल एक तरह से आप बोल सकते हैं आध्यात्मिक विचारधारा वाले हैं और ये मॉडर्न विचारधारा वाले हैं। साइंटिफिक थॉट को ये मानते हैं, साइंस को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा साइंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। 7 पॉइंट को देखें दोस्तों, तो मूल प्रवृत्तियों को आदर्शवादी उच्च स्थान नहीं देते। मूल प्रवृत्तियां जो है, मैंने जो बेसिक फंडामेंटल मनुष्य के अंदर प्रवृत्तियां हैं उसको ये ज़्यादा स्थान नहीं देते हैं, लेकिन प्रकृतिवाद सबसे ज़्यादा अगर उच्च स्थान देते हैं तो मूल प्रवृत्तियों भावों को देते हैं। अगर नेक्स्ट आगे देखा जाए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। यानी आदर्शवाद के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए इनके अनुसार, तो इनके अनुसार होना चाहिए व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए, आत्म अनुभूति होनी चाहिए, आत्मा का अनुभूति होना चाहिए, आत्म प्रकाशन होना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम की चरम प्राप्ति होनी चाहिए, आध्यात्मिक और नैतिक विकास तथा मुक्ति भी माना गया है। यानी मुक्ति के लिए बच्चों को इस प्रकार से ज्ञान दिया जाए ताकि वो मुक्ति को प्राप्त कर सके, नैतिक विकास उसका हो सके, आध्यात्मिक विकास हो सके, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति वो कर सके, आत्मा की अनुभूति वो कर सके। शिक्षा का ये उद्देश्य आदर्शवाद के अनुसार दोस्तों। लेकिन अब देखेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है। प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों, जीवन की तैयारी, मूल शक्तियों का विकास। यानी ये बोलते हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके अंदर कुछ मूल शक्तियां होते हैं, उसका बस डेवलप करना होता है। वातावरण से अनुकूलन की क्षमता का उत्पन्न करना, यानी ये वातावरण जो है इसमें बच्चे अपने आप को अनुकूल कैसे रख सके इसका उसके अंदर क्षमता डेवलप करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास यानी आत्म प्रकाशन ऑटोमेटिक होगा, ये बोलते हैं इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की सहायता अनिवार्य है। आदर्शवादी बोलते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए टीचर्स का हेल्प बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रकृतिवाद बोलते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में बालक खुद ही टीचर है, बालक को बोलते हैं कि ये खुद टीचर है, खुद ही ये स्वयं अपनी शक्तियों के सहारे प्रयत्नशील होता है, खुद ये सीखता है, टीचर्स का कोई रोल नहीं है। अगर देखा जाए आदर्शवाद के अनुसार दोस्तों शिक्षण विधि की अगर हम बात करें आदर्शवाद के अनुसार, तो ये वाद विवाद व्याख्यान प्रश्नोत्तर आदि प्रयोग करते हैं। निगमन विधि का अनुसरण आदर्शवादी करते हैं, निगमन विधि को ये ज्यादा अनुसरण करते हैं। अब निगमन विधि में दोस्तों क्या होता है, आप सभी को पता है कि पहले आप बच्चे को रूल्स पढ़ाते हैं फिर एग्जाम्पल्स देते हैं, और आगमन विधि में क्या होता है कि पहले आप एग्जाम्पल्स देते हैं फिर आप रूल पढ़ाते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षार्थी को आत्मानुभव तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण के सहारे ज्ञान देने को बात करते हैं। वो बोलते हैं कि उसको खुद अनुभव होना चाहिए, उसके प्रत्यक्ष सामने सारी चीजें होनी चाहिए तो ज्ञान दे, मतलब उसको अनुभव करा के ज्ञान देना चाहिए। आदर्शवादी निर्देश के स्थान पर प्रकृतिवादी निषेधात्मक शिक्षा को महत्व देता है, आगमन पद्धति तथा विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाते हैं ये। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये अनुसरण को निगमन विधि को अपनाते हैं, व्याख्यान प्रश्नोत्तर विधि को अपनाते हैं, लेकिन प्रकृतिवादी आगमन और विश्लेषणात्मक विधि को अपनाते हैं। शिक्षण विधि की हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आदर्शवादी विद्यालय को विशेष प्रकार का स्थान मानते हैं। विद्यालय को जहाँ पर बालक की देखभाल होती है और शिक्षक माली के रूप में उसकी सुरक्षा का ध्यान रखकर उसे संवारता है। यानी आदर्शवादी जो स्कूल है उसको उन्होंने बगीचा बोला है, बच्चे को उस बगीचे का प्लांट्स बोला है और टीचर को उस बगीचे का माली बोला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस रोल दिया है। आदर्शवादी विद्यालय में ही अध्यापक की उपस्थिति और मार्गदर्शन से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये मानते हैं कि विद्यालय में ही अध्यापक यानी टीचर्स की प्रेजेंस में ही सत्य के मार्ग की प्राप्ति बच्चों को हो सकती है। लेकिन प्रकृतिवादी के अनुसार अगर देखा जाए तो संपूर्ण प्रकृति ही शिक्षा का स्थल है, वो विद्यालय को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि जो हमारा नेचर है वही शिक्षा का स्थल है, वही विद्यालय है, उसकी प्रत्येक वस्तु शिक्षा का काम करती हैं। यानी नेचर की जितनी वस्तुएं हैं सभी टीचर्स का काम करती है, शिक्षक की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये बोलते हैं टीचर्स की कोई जरूरत नहीं है। प्राकृतिक वातावरण की महत्ता पर अत्यधिक बल देते हैं, यानी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इस पर ज़्यादा फोर्स करते हैं प्रकृतिवादी।
इन दोनों में डिफरेंसेस है। आगे हम देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम का आधार शाश्वत मूल्य एवं आदर्श होते हैं। पाठ्यक्रम का निर्धारण कुशल शिक्षक एवं विशेषज्ञों द्वारा होता है। साहित्य, कला, संगीत, दर्शन, धर्मशास्त्र, गणित आदि को ये प्रमुख विषय पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कहे हैं आदर्शवादी। साहित्य, कला, संगीत, दर्शन, धर्मशास्त्र, गणित ये सबको प्रमुख विषय मान करके ये मानते हैं कि पाठ्यक्रम में निर्धारित होना चाहिए, इन सब का स्थान होना चाहिए। लेकिन प्रकृतिवादी के अनुसार पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये बोलते हैं कि बालक की प्रकृति, रुचि और नैसर्गिक शक्तियों के अनुसार, यानी बालक के अंदर जो इंटरनल शक्तियाँ हैं, जो उसकी रुचि अभिरुचि है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो प्रकृति है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन करना चाहिए। और ये विज्ञान, टेक्निकल विषय तथा जीवन उपयोगी कौशलों को विशेष महत्व देते हैं, जो कि जीवन में उपयोगी हो, और विज्ञान पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। ये साहित्य, कला, संगीत इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किए हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आदर्शवाद आंतरिक तथा आत्मानुशासन के बारे में क्या बोलते हैं। तो दोस्तों आदर्शवादी आंतरिक तथा आत्मानुशासन के विकास पर बल देते हैं। बोलते हैं आत्मानुशासन अर्थात मानसिक एवं शारीरिक नियंत्रण पर बल देते हैं। बच्चे पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन फिर भी दंड का भी ये समर्थन करते हैं। अनुशासन के लिए दंड का भी समर्थन करते हैं कि अगर बच्चे अनुशासन में नहीं होते हैं तो थोड़ी बहुत उन्हें दंड भी दी जानी चाहिए, लेकिन कठोर दंड की ये बात नहीं करते हैं आदर्शवादी। लेकिन दोस्तों दंड की बात करते हैं। अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि आदर्शवादी और प्रकृतिवादी दंड का समर्थन कौन करते हैं, तो आदर्शवादी करते हैं, प्रकृतिवादी बिल्कुल नहीं करते हैं। पूरी तरह से स्वतंत्रता की बात कौन करते हैं, प्रकृतिवादी करते हैं। ये स्वतंत्रता का पोषक है। पाठ्यक्रम, पाठशाला एवं समय सारणी सभी प्रकार से बच्चों को ये बोलते हैं कि पूरी तरह से मुक्त रखा जाए, पाठ्यक्रम में नहीं बंधा जाए। पाठशाला, विद्यालय में कोई नियम कानून ऐसे नहीं होना चाहिए जिसमें बच्चे बंध के हो, उनसे बिल्कुल इसको फ्रीडम छोड़ा जाए। समय सारणी यानी टाइम टेबल में भी नहीं बांधा जाए कि इतने बच्चे आने, इतने बच्चे ही जाने हैं। जैसे कि नॉर्मली देखा जाए तो हर स्कूल में ये रूल्स होता है, मतलब क्लास आने का, जाने का, या पीरियड्स होते हैं टाइम का कि 45 मिनट 30 मिनट्स का क्लास है तो इतने मिनट होंगे। ये बोलते हैं इन सब चीज़ों में उन्हें नहीं बांधना चाहिए, पूरी तरह से उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन आदर्शवादी बोलते हैं कि आत्मानुशासन जरूरी है, उसको न पूरी तरह से छूट देना चाहिए, न मतलब पूरा उसको डराना, धमकाना और पनिशमेंट करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए ताकि उसके अंदर खुद ही अनुशासन डेवलप हो सके। ये आदर्शवादी बोलते हैं। तो दोनों के विचार बिल्कुल उल्टे हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, लिंगीय विभेद यानी सेक्स डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो आदर्शवादी मानते हैं इसी कारण से शिक्षा को पक्षपाती नहीं है, और प्रकृतिवादी शिक्षा के पक्ष में है, यानी को एजुकेशन के पक्ष में है। बालक बालिका को एक साथ पढ़ाने में कोई क्षति नहीं है ये बोलते हैं। लेकिन जो आदर्शवादी है ये बोलते हैं कि इन दोनों को एक साथ पढ़ाने में कुछ न कुछ मतलब कि क्षति है, इसलिए इसको को एजुकेशन को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। यानी एक तरह से ये आप ये समझ सकते हैं कि एक रूढ़िवादी विचारधारा, थोड़ी सी रूढ़िवादी विचारधारा को ये फॉलो करते हैं और ये मॉडर्न विचारधारा को फॉलो करते हैं प्रकृतिवादी। ये थोड़ी सी आप ऐसे करके इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को अपने माइंड में आप सेट कर सकते हैं। ये बोलते हैं कि दोष का परिमार्जक प्राकृतिक परिणामों के आधार पर होता है, न कि लिंग के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो आदर्शवाद के अनुसार एक ही मापदंड माना गया है जिसके कारण सभी प्रकार के बालकों को मापा जाता है। ये लोग व्यक्तिगत विभिन्नता की ओर ध्यान नहीं देते, यानी एक ही ये बोलते हैं कि बेस होना चाहिए मूल्यांकन करने का, और सभी बच्चों को एक ही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। बच्चे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उस पर इन्होंने फोकस नहीं किया है आदर्शवादी। प्रकृतिवादी को अगर देखा जाए तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बल देते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देते हैं। प्रत्येक बालक के लिए अलग अलग मापदंड ये बोलते हैं होना चाहिए, क्योंकि हर एक बालक में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं, कुछ ना कुछ सभी में डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के केवल चुने हुए लोगों के लिए है, फॉर द चूजन फ्यू, यानी सार्वजनिक नहीं। ये दोस्तों आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इनका विचार अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को भी सही लगेगा, किसी को नहीं लगेगा कि क्यों मतलब कुछ ही लोगों के लिए शिक्षा क्यों है। आज के टाइम में तो शिक्षा हर किसी के लिए ज़रूरी है, सार्वजनिक है,
तो ये इनका विचार है आदर्शवाद का। लेकिन प्रकृतिवाद के अनुसार क्या है कि शिक्षा सबके लिए होना चाहिए, सार्वजनिक पर ये जोर दिए हैं, यानी हर किसी को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इन दोनों के डिफरेंसेस मतलब में आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार के दोनों लोग के थॉट हैं। ये थॉट को अगर आप समझ पा रहे हैं, किस बेसिस पर आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो फिर आपके लिए एग्जाम में लिखना बेहद ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद ने सहपाठक्रमीय क्रियाओं को उच्च स्थान नहीं दिया है। इसमें शिक्षा केवल सैद्धांतिक ही बनी रही, यानी आदर्शवाद ने सहपाठक्रमीय क्रियाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। प्रकृतिवाद सहपाठक्रमीय क्रियाओं को अन्य विषयों के समान ही उपयोगी माना है और उच्च स्थान दिया है, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ जो होते हैं उसको भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंस नहीं दिए। शिक्षा के क्षेत्र में श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग आदर्शवादी शिक्षक नहीं करते हैं। ये मतलब आप समझिए कि पुराने ज़माने के जो मेथड्स है ना उसी को यूज़ करते हैं, उनका थॉट भी उसी प्रकार से है आदर्शवादी जो होते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्मता अमूर्तता आती गई है, इसी कारण जो है ना शिक्षण में क्या आती गई, अमूर्तता आती गई और सूक्ष्मता आती गई। क्योंकि ये जो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ऑडियो विजुअल जो ऐड चलाए जाते हैं उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है सीखने में, समझने में। श्रव्य दृश्य यानी ऑडियो विजुअल ऐड जो है इसके प्रयोग से ये बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि इसे ज्ञान अर्जन करने को और ज़्यादा सरल बनाया जा सकता है, बच्चे और इजी वे में चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये जो है ना मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने की बात करते हैं और ये नहीं करते हैं, दोनों में डिफरेंसेस हो गए। यानी कि पाठ्यक्रम की बात करें, शिक्षा की बात करें, टीचर की बात करें, विद्यालय के बारे में दोनों का क्या थॉट है, अनुशासन के बारे में दोनों का क्या थॉट है, कि दोस्तों आपको याद करने के लिए पॉइंट को पकड़ना होगा। पहले ये कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोनों लोगों, मतलब इनका शिक्षा का उद्देश्य क्या है, प्रकृतिवाद का क्या है, पाठ्यक्रम को दोनों किस प्रकार से देखते हैं, बालों को किस प्रकार से देखते हैं, टीचर को किस प्रकार से देखते हैं, स्कूल के बारे में इन्होंने क्या बोला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें और टीचिंग मेथड इन दोनों के अनुसार क्या होना चाहिए, को एजुकेशन को कौन मानते हैं कौन नहीं मानते हैं, ये सारी पॉइंट्स को केवल आपको क्लियर रखना है माइंड में, तो आप इजीली दोनों में डिफरेंसेस लिख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है, ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपके अगर कोई दोस्त बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर में अगर हैं, तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आप शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है, हम लाइव आने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों को लाइव क्लासेस दी जाएगी। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड भी कोई पेड क्लासेस यहाँ पर नहीं रहेगा, पूरी तरह से फ्री क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर, और आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और दोस्तों उसके लिए आपको जूम के भी माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, जो आपका पर्सनल डाउट्स रहेगा, जो आपको चैट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने वॉइस में अपनी बातों को रख सकते हैं जूम पे और वहाँ पर अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की सारी प्लानिंगें चल रही है, लेकिन इसको मतलब इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसको अगर हम कर लेते हैं, क्वालिफाई हम कर लेते हैं, तभी ये सारी हमारी जो प्लानिंग है आगे की वो आप लोग के सामने आ पाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में पहुँचे, मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। और जहाँ भी जिस प्रकार की कोई कमी आप लोगों को लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सुधारने की प्रयास करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रयोजनवाद। तो दोस्तों आदर्शवाद और प्रकृतिवाद ये दो टॉपिक हमने कवर किया, अब प्रयोजनवाद नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।